नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसके आगे अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं। तो पहला देखिए, इसमें सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था के एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें देश की सीमा के बाहर से जाने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता। वर्ष में एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है और इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि से देश के बाहर उत्पादित आयातों को व्यय को तथा उन देशों से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में बेचा नहीं गया है। अब देखिए, इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर परिणात्मक दृष्टिकोण में क्या है, इसके आधार पर आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, परंतु इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चलता। और तीसरे में देखिए है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका देख लेते हैं हम, इसके अंदर क्या क्या है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद है जिसे एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिस संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपभोग के दौरान उनके मूल्य में कमी होती है, जिसका अर्थ उस साधन के घिसने या टूटने से होता है। यह मूल्यह्रास के दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में इसका निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है जिसके अनुसार विभिन्न उत्पादों में होने वाली मूल्यह्रास की दर तय की जाती है। दोस्तों देखिए, अब ये जो प्रश्न है यहाँ से मेंस के लिए बन जाता है, इसको याद रखिएगा, यह मेंस के लिए बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी। यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसका अनुमान चालू और तो दोस्तों देखिए, इसमें जैसे चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी। देखिए, जो बच्चे सीरियस हैं उनको जरूरी सब लाइन बाय लाइन देखना है, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और इसको 3 से 4 बार जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब सीरियस हैं और अगर वनडे एग्जाम भी दे रहे हैं तो कई बार अंदर से प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बिना लाइन बाय लाइन पढ़े फिर उन प्रश्नों के जवाब हम देने में सक्षम नहीं होते हैं। और दोस्तों, अगर आप सबको हमारे प्रोग्राम में अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल का आप सब सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में आप सब लिखिए कि क्या ये चीज़ें आप सबको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, क्या सुधार करूं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे जिससे हमें अच्छा लगेगा। और लाइक आप सब अवश्य करिए। तो दोस्तों देखिए, यह एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है। और दूसरा क्या है, यह एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है जिनका अनुमान आधार वार्षिक कीमतों पर लगाया जाता है। अब देखो, जीडीपी में वृद्धि कीमतों की वृद्धि के कारण भी हो सकती है, भले ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं में वृद्धि न हुई हो। जीडीपी में वृद्धि कीमत में वृद्धि के कारण भी हो सकती है, भले ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि न हुई हो। दूसरा, इसमें वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो। तीसरा, इसे मौद्रिक जीडीपी भी कहा जाता है, और इसे वास्तविक जीडीपी भी कहा जाता है, इसे वास्तविक। देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जहाँ आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये सब टॉपिक अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यह लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक है, यह लोगों के कल्याण का एक सूचक माना जाता है। अब देखिए, आगे है जीडीपी के अंतर्गत शामिल भारत का भौगोलिक क्षेत्र।
जीडीपी के अंतर्गत शामिल भारत का भौगोलिक क्षेत्र, तो भारत का देखिए राजनीतिक क्षेत्र आ गया, फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र आ गया, और विदेशों में स्थित राजनयिक कार्यालय और ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र और गहन समुद्री क्षेत्र। अब देखिए जो विदेशों में स्थित में है, इसमें देखिए आप क्या क्या दे दिया, दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए मैं भी बस बुक रीडिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें वो चीज़ें हाईलाइट कर दे रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बनता है। कई बार हमें खुद पढ़ते समय वो चीज़ें हम ध्यान नहीं दे पाते। मूल्यह्रास को घटाने के लिए प्रत्येक देश अनुसंधान एवं विकास मूल्यह्रास को घटाने के लिए प्रत्येक देश अनुसंधान एवं विकास तथा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मूल्यह्रास के लिए जो विधियां प्रयुक्त हो रही हैं उनमें इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, इसीलिए एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है। देखिए एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है। एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। हाँ, एनडीपी ऑलवेज लेस देन, क्योंकि स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा और फिर वहाँ डाउट हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है। ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। एनडीपी के विभिन्न प्रयोग, इसका प्रयोग मूल्यह्रास के कारण होने वाली क्षति को समझने के लिए किया जाता है। साथ ही किसी समयावधि के दौरान उद्योग धंधों और कारोबार में अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति का आकलन भी इससे किया जाता है। अब देखिए इसमें जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए एनडीपी का प्रयोग किया जाता है, परंतु एनडीपी का प्रयोग विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। अनुसंधान और विकास क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए एनडीपी का प्रयोग किया जाता है, परंतु एनडीपी का प्रयोग विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्यह्रास की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। देखिए नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर आप सब ध्यान रखिएगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों में होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर प्राप्त होती है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है और विदेशों से होने वाली आय में अग्रलिखित माध्यम शामिल है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, प्राइवेट रिमिटेंस और निजी प्रेषण में क्या क्या है। जिस प्रकार भारत के नागरिक विश्व के अन्य देशों में काम करते हैं, उसी प्रकार अन्य देशों के नागरिक भी भारत में काम करते हैं। इन लोगों के निजी लेन देन से प्राप्त आय निजी प्रेषण होने वाली आय कहते हैं। अभी ध्यान दे दिए, जैसे हमारे लोग बाहर काम करते हैं वैसे बाहर के लोग यहाँ काम करते हैं, तो उनसे जो आय प्राप्त होती है क्या हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, निजी प्रेषण बोलते हैं। अब विदेशी ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरनल लोन्स, किसी देश द्वारा अन्य देशों में लिए गए ऋण पर प्राप्त किए गए ब्याज तथा अन्य देशों से लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज का निवल मूल्य जीएनपी में विदेशों पर ऋण पर ब्याज के रूप में शामिल किया जाता है। विदेशी ऋण में क्या है, विदेशों को दिए गए ऋण पर प्राप्त किया गया ब्याज माइनस विदेशों से लिए गए ऋण पर चुकाया गया ब्याज। यह एक विदेशी ऋण से जो हमें ब्याज से पैसा प्राप्त होता है, एक फार्मूला है, देख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए विदेशी अनुदान, इसके अंतर्गत भारत द्वारा विदेशों से प्राप्त किए गए अनुदान, भारत द्वारा दूसरे देशों को दिए गए अनुदान बैलेंस को शामिल किया जाता है। इन तीन अलग अलग मदों, निजी प्रेषण, विदेशी ऋण पर ब्याज और विदेशी अनुदान से होने वाली आय कुल मिलाकर लाभ में भी हो सकती है और हानि भी हो सकती है। भारत के संदर्भ में सदैव नुकसान वाली स्थिति होती है, क्योंकि भारत पर विदेशी कर्ज बहुत अधिक है और अनुदान की प्राप्ति भी लगातार घटती गई। तो ये देखिए इसमें हमें क्या है, घाटा है, क्योंकि हमने लोन बहुत ज़्यादा
ले लिया है। तब देखिए एक फार्मूला दिया हुआ है जीएनपी ये निकालना है, तो इसको आप सब देख लीजिए। जैसे जीडीपी देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादन मूल्य माइनस प्लस देश के बाहर देशवासियों उत्पादन मूल्य, फिर जीएनपी देखिए जीडीपी पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब जीएनपी क्या कह रहा है कि जीडीपी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस यम, तो एक्स देखिए क्या है और यम क्या है पढ़ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा सही निगाह से, क्योंकि प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं। अब देखिए भारत का जीएनपी जीडीपी से कम है, अर्थात जीएनपी लेस देन जीडीपी। आईएमएफ के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाए जब उसका जीएनपी उसके जीडीपी से अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए स्टेटमेंट बनेगा प्रश्न। जीएनपी किसी देश की वाह्य क्षमता, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, राष्ट्रीय दक्षता को दर्शाता है। तो देखिए सब स्टेटमेंट बनते हैं। आईएएस ऑफिसर्स के एग्जामों में ये सारे ही स्टेटमेंट बन जाता है कि जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी कब होता है और जीएनपी लेस देन जीडीपी कब रहता है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसको ध्यान रखिए। जीएनपी के विभिन्न उपयोग। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों के रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर रैंक प्राप्त करता है। भारतीय मुद्रा विनिमय दर के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यह तुलना औसत घरेलू उत्पाद के आधार पर की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें डाटा देखना है कि इस समय अर्थव्यवस्था किस पर है, ये लेटेस्ट पॉइंट है, इसको हम सब देख लेंगे। दोस्तों यह बुक है महेश बड़वाल की, जहाँ से आप सब जानते हैं कि यह काफ़ी प्रामाणिक बुक है और हम वहीं से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय आय के आकलन जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक स्थिति भी स्पष्ट करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने के लिए सहायक है। चौथा देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यों के ह्रास को घटाने के लिए जो आय बचती है उसे अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय है, यद्यपि जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय के घटक ही हैं, लेकिन इन सबको राष्ट्रीय आय के रूप में नहीं लिखा जाता। देखिए नेक्स्ट है, यह किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर जब हम एनएनपी को देश कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उससे देश के प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ बता रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त वर्णित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य लिए गए हैं। इसे अप्रत्यक्ष कर व सब्सिडी के प्रभाव को सम्मिलित होते हैं। वास्तव में एनएनपी गणना दो प्रकार से की जाती है। प्रथम वस्तुओं सेवाओं के बाजार कीमतों पर तथा द्वितीय कुल उत्पादन और साधन लागत। दोस्तों देखिए मैं केवल बुक रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार आप बुक खरीदेंगे और पूरी इसकी रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप सुन लेंगे तो हो सकता है बुक पढ़ने में आपको अच्छा लगे, तो इसलिए आपको वीडियो जरूर सुनना है, देखना है और अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाना होता है। इस प्रकार के ज्ञात मूल्य साधन लागत व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है साधन लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय, तो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी ये जोड़ के निकाला जाता है। अब देखिए इसमें निजी आय प्राइवेट इनकम में क्या क्या है, तो इसको देख लेते हैं। निजी आय में एक लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय को निजी आय कहते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि राष्ट्रीय आय का कौन सा हिस्सा निजी क्षेत्र को प्राप्त करता है और कौन सा हिस्सा सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त है। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ निजी आय क्षेत्रों में हस्तांतरित आय के रूप में प्राप्त होती है। इसी तरह से निजी क्षेत्र शेष के बीच कुछ आय हस्तांतरित आय के रूप में हो पाता है। पुनः सार्वजनिक ऋण का ब्याज भी निजी क्षेत्र की आय होती है। इसी तरह निजी क्षेत्र के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को निजी आय कहते हैं। निजी आय
ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में सरकार को प्राप्त आय में घटा दिया जाता है, अर्थात यही हस्तांतरित आय होती है। हस्तांतरित आय सार्वजनिक ऋण पर ब्याज को जोड़ दिया जाता सार्वजनिक ऋण पर ब्याज को जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों देखिए इसके आगे का हम देख लेते हैं। आगे में क्या है कि निजी आय साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्लस सरकार के निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय प्लस शेष विश्व में निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित आय प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज माइनस सार्वजनिक आय माइनस सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों को योगदान। तो ये सब जोड़ करके निजी आय इस ढंग से निकाल करके निजी आय को बताया जाता है कि क्या क्या इसमें जोड़ना है, क्या क्या घटाना है। अब देखिए व्यक्तिगत पर्सनल इनकम में है निजी क्षेत्र की संपूर्ण आय है, किंतु निजी क्षेत्र को प्राप्त संपूर्ण आय आवश्यक रूप से लोगों तक पहुंचती नहीं है, अतः व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर होता है। निजी आय का यह भाग जो लोगों को नहीं पहुंचता है, यदि निजी आय में से घटा दिया जाए तो व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती है। इस तरह घटाए जाने वाले अवयवों में निगम कर और निगमों में अतिरिक्त लाभ शामिल है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें व्यक्तिगत आय लोगों के क्रय क्षमता को दर्शाती, इसलिए यह उपभोग की सूचक है। प्रति व्यक्ति आय में पर कैपिटा इनकम में साधन लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने में प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। दोस्तों देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय और निजी आय। इसमें अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की आय शामिल की जाती है। इसमें केवल अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र में आय शामिल की जाती है। इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरण आय शामिल नहीं की जाती। इसमें कारक आय हस्तांतरण आय दोनों शामिल की जाती है। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं किया जाता, इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को भी शामिल किया जाता है निजी आय में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आय में क्या डिफरेंसेज है। यह आय एक सृजन से संबंधित अवधारणा है, आय प्राप्ति संबंधी अवधारणा है। इसमें केवल कारक शामिल हो जाती है, हस्तांतरण आय शामिल नहीं की जाती। इसमें कारक आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल किया जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं होता, इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल होता है। ब्याज शामिल होता है। इसमें निगम कर बचत निगम कर शामिल होते हैं। इसमें निगम बचत और निगम कर शामिल नहीं होते। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का आय शामिल होती है। इसमें अर्थव्यवस्था में केवल परिवार क्षेत्र की आय शामिल होती है। देखिए स्टैटिक टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। इसका अभिप्राय किसी देश के व्यक्तियों व्यक्तिगत आय से है। इसका अभिप्राय समस्त देश के प्रयोज्य आय से है। इसमें अर्थव्यवस्था केवल पारिवारिक क्षेत्र में शामिल होती है। इसमें अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी गणना व्यक्तियों परिवारों का अनिवार्य भुगतानों राहत और व्यक्तिगत आय द्वारा की जाती है। इसमें आय गणना कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों में प्राप्त शुद्ध कारक आय तथा शेष भी शुद्ध चालू हस्तांतरण को जो दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा कि श्रृंखला कैसी लग रही है आप सबको। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल आप सब सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।